हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसजी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के एक और नए एवं महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने आपको भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में विस्तार से एक कहानी के रूप में समझाया है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका एक नंबर पक्का होने वाला है। और साथियों, जिसने प्राचीन भारत की पिछली वीडियोस नहीं देखी हो, वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया, जैसे ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। भारत पर पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण को देखते हैं। भारत पर ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। ठीक है, साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से जाना जाता था, उसे मिली। मतलब साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया, वह असफल हो गया, लेकिन डेरियस प्रथम ने, इसी वंश के डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया, वह सफल हो गया, इसे सफलता मिली। तो असफल आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था और एक सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या दारा प्रथम द्वारा किया गया था। तो डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, भारत के पश्चिम उत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने ईरान का 20वां प्रांत बनाया। भारत के पश्चिम उत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। इसके बाद इसी वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। ठीक है, हकमनी वंश का भारत से अंत कैसे हुआ? इसके बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर का विजय अभियान देखते हैं आगे। यूनानी आक्रमण भारत पर अब यूनानियों ने आक्रमण किया। ईरानी आक्रमण के बाद मकदूनिया मैसेडोनिया निवासी सिकंदर का आक्रमण भारत पर 326 ईसा पूर्व में हुआ। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था और सिकंदर का जो घोड़ा था, सिकंदर के घोड़े का नाम ब्यूसेफेल्स या बहु कैफला था। ठीक है, तो इस सिकंदर के बारे में था। आगे देखते हैं सिकंदर का भारत पर विजय अभियान किस प्रकार। सिकंदर ने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तक्षशिला के राजा आम्बिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र यानी कि पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया।
पोरस पर आक्रमण किया। इस युद्ध को झेलम या बितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध झेलम तथा चिनाब नदी के बीच लड़ा गया। हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम तथा चिनाब नदी के बीच लड़ा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने का उसका कड़ा प्रतिरोध किया। ठीक है, राजा पोरस ने सिकंदर में के अपने राज्य पर आक्रमण करने का उसका कड़ा प्रतिरोध किया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की। अतः सिकंदर लौट गया। इसके बाद सिकंदर लौट गया और सिकंदर पोरस की इस बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर ने पोरस का राज्य वापस कर दिया। ठीक है, सिकंदर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। सिकंदर ने भारत में 2 नगर, बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर एवं निकैया अपनी विजय स्मृति में बसाए। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे। कौन कौन से? बुकाफेला और निकैया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। ठीक है, सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सिकंदर का थल सेनापति सेलूकस निकेटर था तथा जल सेनापति निर्याकस था। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थल सेनापति सेलूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर भारत में 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, यानी कि एशिया में पड़ता है, बेबीलोन जो कि एशिया में पड़ता है, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई और इसका अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका में हुआ। ठीक है, सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। सिकंदर एकमात्र ऐसा महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ था। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था और इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, हकमनी वंश के द्वारा, जो कि ईरानियों का आक्रमण था। हकमनी वंश कहाँ का था? ईरान का। तो हकमनी वंश द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 19 महीने तक भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नंद वंश का शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, झेलम से चिनाब, झेलम एवं चिनाब नदियों के मध्य फैला हुआ था पोरस का राज्य। क्वेश्चन नंबर 6, हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, धनानंद ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ? किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ब्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु ऑप्शन नंबर ए बेबीलोन में हुई, जो कि ईरान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, धनानंद नंद वंश का राजा था, जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक धनानंद था, ऑप्शन नंबर डी नंदवंश का शासक। क्वेश्चन नंबर 15, झेलम नदी का यूनानी नाम निम्न में से क्या है? झेलम नदी का यूनानी नाम ऑप्शन नंबर बी हाइडेस्पीज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गांधार गंधार कला शैली का आगमन हुआ। गंधार कला शैली का आगमन हुआ ऑप्शन नंबर ए यूनानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सिकंदर का जन्म, क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सिकंदर का थल सेनापति सेलूकस निकेटर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर का थल सेनापति सेलूकस निकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति ऑप्शन नंबर बी निर्याकस था, और सेलूकस निकेटर थल सेनापति था और जल सेनापति निर्याकस था। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर का प्रिय घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर का प्रिय घोड़ा जिसका नाम ब्यूसेफेल से बोकेफला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NSG के स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।